हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा है। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आर्टिकल 32 एंड 226 पर आधारित है, जनहित याचिका जिसे PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया है के बारे में चर्चा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम देखें PIL, तो इसका फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका या लोकहितवाद कहते हैं। अब यदि हम इसका अध्ययन करें तो ये कोई अलग से अधिनियम नहीं है। जैसे कि आप अध्ययन करते हैं CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, IPC आदि जितने भी एक्ट का आपने अध्ययन किया, वहाँ पर सेक्शन है, धाराएं दे रखी है, कब प्रभाव में आए, कैसे बना, कौन कौन सी धारा में क्या क्या प्रोविज़न दे रखे हैं। यहाँ पर इस प्रकार अधिनियम नहीं बना हुआ है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो इसके लिए कोई अलग से एक्ट या अधिनियम पारित नहीं किया गया, कोई एक्ट नहीं है। जनहित याचिका जैसे नाम से पता चलता है, जनहित, जनता का हित, जिस चीज़ में जनता का हित हो, जनता के लिए या लोगों के या समुदाय के लिए जो उनका हित है, यदि प्रभावित हो रहा है, संविधान के विपरीत जा रहा है, तो वहाँ पर रिलीफ के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। अब वो कहाँ पर जा सकते, कैसे जा सकते, तो उसके बारे में आगे आर्टिकल 32 यदि हम देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा है पिछले कई लेक्चरों में, आपने सुन रखा है या आपने अध्ययन भी किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 कहता है कि यदि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है। तो यहाँ पर भी ये जनता का हित यदि प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके लिए समाज का कोई संगठन, कोई ऐसा समाज सेवी या जनता का हित रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है। इसी प्रकार हम देखें आर्टिकल 226, तो इसमें भी ये बता रखा है, और वो है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहा गया। तो इस प्रकार हम देखें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, 32 और 226। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई जा सकती है, और 226 में हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में लगाई जा सकती है। अब अगर सेकंड देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है CPC, जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है, जिसके साथ दीवानी मुकदमे चलाए जाते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर CPC, तो CPC में धारा 51 कहती है, सेक्शन 91, कि यदि कोई जनता का हित का कोई ऐसा वाद लगाना है, या उस ज़िले में जनता का हित से संबंधित कोई अगर याचिका लगानी है, कोई वाद लगाना है, केस लगाना है, तो 91 में न्यायालय से परमिशन लेके उस जिला के न्यायालय में वाद लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम CRPC देखें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसमें प्रोविज़न 133 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 ये कहते हैं कि यदि कोई न्यूसेंस हो रहा है, पब्लिक न्यूसेंस, तो वहाँ पर जनता का हित के विपरीत यदि कार्य हो रहा है या पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम याचिका उस जिले के दंडाधिकारी के यहाँ पर पेश कर सकते हैं, DM के यहाँ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कर सकते हैं। आपको याद होगा CRPC से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, जो कि रतलाम नगर पालिक निगम वर्सेस वर्दी चंद जी पोरवाल का वाद, जो कि रतलाम नगर का 133 से संबंधित वाद था, जो न्यूसेंस संबंधित था, और वो वाद चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो इस प्रकार हमने यह अध्ययन करा कि इनके तहत PIL या जनहित याचिका जहाँ तक है, अगर मोटे तौर पे देखें जनहित याचिका किस पे सेक्शन पे लगेगी, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में ही अधिकतर लगाई जाती है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में लगाई जाती है।
ये जो मैंने आपको सीआरपीसी और सीपीसी के जो प्रोविज़न बताएं वो किसी विशेष परिस्थिति में कोई वाद या जिले का यदि कोई संबंधित है तो उस जिले से संबंधित ही रहेगा, इसका व्यापक रूप नहीं है। जबकि व्यापक रूप अगर देखें हम तो आर्टिकल 32 और 226। तो अधिकतर हम जितनी भी याचिका अगर पढ़ते हैं या हमने कई केस ला देखे हैं या जनहित याचिका देखी तो आर्टिकल 32 में और 226 में लगी है। आगे और अध्ययन करते हैं। यदि हम पीआईएल पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 को जब पढ़ते हैं, 226 को पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे शब्दावली हमारे सामने आती है जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। पीआईएल जनहित याचिका, तो सबसे पहला हम देखें यदि पीआईएल पेश कैसे होगी, याचिका कैसे लगाई जाएगी। या तो कोई समाज का संगठन या कोई एनजीओ या कोई समाज से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो जनता का हित के विपरीत यदि कार्य हो रहा है तो याचिका टाइप करके अपना निवेदन करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे या उसे लिखित में लिख के पेश किया जाएगा। दूसरा, यदि हम देखें किस माध्यम से होगी, यहाँ पर एक आया है इपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन। अब ये इपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? यहाँ पर इपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को कोई पत्र लिख दिया या कोई पोस्ट कार्ड पर ही लिख दिया, लेटर या कोई ऐसा पत्र लिख दिया और उसको माननीय न्यायालय के सामने वो पत्र मिला और माननीय न्यायालय ने उसको दर्ज करके जनहित याचिका के रूप में उसको मान लिया और उसे रिलीफ दे दी, तो यहाँ पर हम इपिस्टोलरी अधिकार का देखें तो इपिस्टोलरी अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है माननीय न्यायालय का जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिला हुआ है, जो सो मोटो संज्ञान लेकर उस पत्र के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या संबंधित विभाग के खिलाफ पत्र जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एपिस्टोलरी जो अधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है माननीय न्यायालय का, जिसके अंतर्गत यदि किसी ने पत्र के माध्यम से कोई निवेदन किया या कोई अपनी बात के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष कोई अपनी बात मानने के लिए उन्होंने पत्र लिखा कि अधिकारों का हनन हो रहा है या इस प्रकार की कोई समस्या है जिससे जनता का हित के विपरीत कार्य हो रहा है, तो माननीय न्यायालय उस पत्र को ही मानकर सुनवाई कर लेगा और उसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर लेगा। तो यहाँ पे इपिस्टोलरी अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय का एक अधिकार है जो माननीय उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से थोड़ा आगे रह के उसको दर्ज करके सो मोटो दर्ज कर लेगा। इसी प्रकार हम आगे और देखते हैं तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग, जैसे आपको पता है न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर या न्यूज़पेपर में कोई खबर छपी उसके आधार पर भी माननीय न्यायालय उसको पढ़कर सो मोटो संज्ञान लेकर, यहाँ एक सो मोटो शब्द आएगा मतलब स्वयं प्रेरणा से, उस आधार पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय नोटिस जारी कर सकते हैं, याचिका के रूप में उन्हें दर्ज कर सकते हैं। ये अधिकार भी माननीय न्यायालय को प्राप्त है। जहाँ तक कि कभी कभी न्यायालय द्वारा सो मोटो से भी किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में छपी खबर के आधार पर न्यायिक कार्रवाई संस्थित की जा सकती है यदि न्यायालय के विचार में या विवेक में ऐसा करना लोकहित के लिए आवश्यक है तो वो उसे दर्ज कर लेगा। आगे और चलते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ लोकल स्टैंडर्ड रूल। अब यहाँ पर इसको यदि देखें लिबरलाइजेशन ऑफ लोकल स्टैंडर्ड रूल, तो ये यहाँ पर सुनवाई के नियम का शीतलीकरण जिसे कहा गया है। पहले ये माना जाता था कि जिसके हित के विपरीत कोई कार्य हुआ है वही व्यक्ति माननीय न्यायालय के सामने समक्ष जाएगा, याचिका दर्ज करेगा और उसे रिलीफ मिलेगी। लेकिन यहाँ पर उससे हट के माननीय न्यायालय ने
अपने जो सुने जाने का अधिकार है लोकस स्टैंडाई, उसमें रिलैक्सेशन दे दिया, उसमें शिथिलता दे दी सुने जाने का अधिकार। तो वही लोकस स्टैंडाई में रिलैक्स दे दिया या सुने जाने का अधिकार में शिथिलता दे दी और उसको आगे बढ़ाया। और उन्होंने माना माननीय उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने कि केवल वही व्यक्ति नहीं आएगा, समाज का ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा वर्ग, शिक्षित वर्ग, संगठन जो समाज से जुड़ा है, समाज से भी, वो भी याचिका लगा सकता है। क्योंकि कोई गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, असहाय महिला है, अशिक्षित है, वो माननीय उच्चतम या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तो उनकी ओर से वो याचिका लगाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इस शब्द का उपयोग किया है जिसे कहा है कि सुने जाने के नियम का शिथिलीकरण। अभी एक शब्द और आता है आगे, आप PIL पढ़ते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो नाम से ही जैसे पता है, न्यायिक सक्रियता, न्यायालय कितना सक्रिय है। तो यहाँ पर यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि न्यायिक सक्रियता, न्यायालय ने सक्रियता के रूप में कितना भाग लिया है, या न्यायालय सक्रिय रूप में किस आधार पर कार्य करता है। जैसे हमने देखा है कि माननीय न्यायालय ने पत्र के माध्यम से ही इपिस्टोलरी अधिकार का उपयोग करते हुए याचिका मान ली, जनहित याचिका। हमने देखा है समाचार पत्रों में जो खबर आई है, न्यूज़ आई है, उसके आधार पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने उसको याचिका के रूप में माना और जनता के हित के रूप में मानते हुए नोटिस जारी किए या उन्हें दर्ज किया, मंजूर किया है। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म, अब यहाँ पर एक अगर उदाहरण देखें जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो PIL के जन्मदाता या PIL शब्द लाने वाले भारत में यदि देखें तो जस्टिस PN भगवती, जिनका नाम बहुत ही आदर के साथ जनहित याचिका में लिया जाता है। जस्टिस भगवती ने जो पोस्ट कार्ड पर पत्र लिख दिए, उसके आधार पर उन्होंने जनहित याचिका मान ली और नोटिस जारी कर दी। समाचार पत्रों में आई न्यूज़ खबर के आधार पर ही नोटिस जारी करके उसे दर्ज किया। तो इस प्रकार जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर आदि ऐसे अनेक जज हैं, जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, जिनके नाम हम जुडिशियल एक्टिविज्म में ले सकते हैं। आगे और हम देखते हैं कि यदि PIL के रूप में कोई वाद माननीय न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो उसमें जनता का हित या जनता के मुद्दे या लोगों का हित या समाज का हित जुड़ा होना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में जनहित याचिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करूँगा। जैसे जनहित याचिका की उत्पत्ति। अब जनहित याचिका शब्द सबसे पहले अमेरिका से आया, अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई है और वहाँ पर इसे बहुत ही विस्तृत रूप में देखा जाता था, वाद लगाए जाते थे। लेकिन बाद में भारत में सन 1976 में इसकी शुरुआत हुई, जिसमें जनहितवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा किया गया है। और संविधान के अनुसार यदि देखें तो जनहितवाद अधिकतर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, उस पर आधारित होते हैं। और साथ ही नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39A में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा है कि सभी को सुलभ, सस्ता और न्याय के अवसर प्रदान किए जाए, उन्हें वंचित नहीं किए जाए। तो इस प्रकार अब आगे और हम इसमें अध्ययन करते हैं कि जनहित याचिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यदि हम देखें तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ, यह वाद सन 1984 से संबंधित। और यदि इस वाद में देखें हम तो यह वाद श्रमिकों से संबंधित था और ये इस पर भी यह याचिका जनहित याचिका के रूप में दर्ज की गई थी और यहाँ पर श्रमिकों को मुक्त कराया गया था। दूसरा यदि हम और आगे देखें, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका समाचार पत्र के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय में समाचार पत्र की रिपोर्ट को याचिका के रूप में स्वीकार कर रिपोर्ट में नामित सभी विचाराधीन बंदियों को रिहा कर दिया था का आदेश दिया गया। अगला और हम देखें एम.सी. मेहता वर्सेस भारत संघ AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लांट से गैस रिसाव में पीड़ित को प्रतिकर की राशि दिलाने की याचिका लगाई गई थी जिसे मंजूर किया गया। इसी प्रकार M.C. मेहता वर्सेस भारत संघ AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। यह भी जनहितवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए वैधानिक कार्रवाई की जाए और उसके निर्देश दिए गए थे। और हम आगे चलते हैं यदि तो पर्यावरण से संबंधित वाद M.C. मेहता वर्सेस भारत संघ AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरण से संबंधित था, जिसमें बताया गया कि स्कूल कॉलेज में अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में पर्यावरण जोड़ा जाए। और अगर आगे चलें तो S.P. गुप्ता वर्सेस भारत संघ 1981 सुप्रीम कोर्ट। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। इसमें आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई और यहाँ पर स्वीकार किया गया। इसी प्रकार और आगे चल रहे हैं हम तो यहाँ पर विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्या है कि कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक रूप से परेशान किया जाता था, जो कि आर्टिकल 14 तथा आर्टिकल 21 निहित लिंग की समानता तथा प्राण देह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानकर रीट याचिका मंजूर की गई। और हम आगे चलते तो D.K. बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर पुलिस के द्वारा यातना देना, अमानवीय व्यवहार करना से संबंधित व्यक्ति की अधिकार और उसकी गरिमा के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। आगे चलें परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ, जिसे आपको पता है ये बहुत ही ऐतिहासिक वाद है परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ का, जिसमें समाचार पत्र में पेपर में खबर प्रकाशित हुई थी। उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने रीट याचिका मंजूर की और निर्धारित किया कि चिकित्सक चाहे वह शासकीय हो या प्राइवेट हो, व्यवसाय का दायित्व है कि जीवन की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दें और ऐसा नहीं करें कि पहले पुलिस रिपोर्ट करें या पुलिस का केस है तो हम उसका इलाज नहीं करते। तो माननीय न्यायालय ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए। ये बहुत ऐतिहासिक वाद है। अगला देखें हम ओलंगा टेलीस वर्सेस मुंबई महाराष्ट्र नगर पालिका वाद। यह भी आर्टिकल 21 पे प्राण और देह स्वतंत्रता से संबंधित है, जहाँ पर माननीय न्यायालय ने याचिका मंजूर की। शीला वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कैदी महिलाओं के अधिकारों के बारे में विचार किया एवं अभिरक्षा में उनके विरुद्ध हिंसा जो हो रही थी तो उसके लिए पृथक लॉकअप बनाने के निर्देश दिए। तो इस प्रकार हम देखें अनेकों महत्वपूर्ण जनता के हित के लिए याचिका लगाई गई जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार मैंने आज आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आपने को यह लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें 3 चीज़ें कवर हुई आपकी: जुडिशियल एक्टिविज्म, आर्टिकल 32, PIL। ये तीनों के लिए यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इन तीनों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।